दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम करता हूं सभी का फ्यूचर सर्वर पे बिगेस्ट नॉलेज राइडर। दोस्तों, आज हम लोग अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट दैट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो में पूरे इस यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा और थोड़े टाइम में आपका पहला यूनिट बिजनेस इकोनॉमिक्स का कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स में कि बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है। एक्चुअल में जानिए कि भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है या बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। अगर ध्यान दे तो बिजनेस इकोनॉमिक्स मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। इसका मतलब होता है जो भी इकोनॉमिक थ्योरीज या मेथोडोलॉजी हैं उनको बिजनेस में लगाना। बिजनेस में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे आपके पास अल्टरनेटिव्स मौजूद होते हैं और उसमें से सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव आपको चुनना पड़ता है। क्वेश्चन जो है चॉइस का, विकल्प का, ये किसकी वजह से राइज होता है। इसकी वजह से राइज होता है क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपका कैपिटल है, लैंड है, लेबर है, मैनेजमेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें लिमिटेड हैं, सीमित है और इनको हम लोग अलग अलग यूजेज में लगा सकते हैं। डिसीजन मेकिंग फंक्शन इस वजह से सब वन ऑफ मेकिंग चॉइस एंड टेकिंग डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है, बेसिकली चॉइसेस करना, डिसीजंस लेना जो कि सबसे बेहतर एफिशिएंट मींस देगा डिजायर्ड एंड को अट्रैक्ट करने का या अटेन करने का, जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर सपोज दैट। ओके, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि डील करता है इकोनॉमिक थ्योरी को या इकोनॉमिक थ्योरी की एप्लीकेशन के साथ। मतलब इकोनॉमिक थ्योरी अभी तक 11th में हम लोग 12th में हम लोग पढ़ के आए, 11th में पढ़ के आए इकोनॉमिक थ्योरीज, और उस इकोनॉमिक थ्योरीज को हम लोग ने जब बिजनेस मैनेजमेंट में लगाया तो वो इकोनॉमिक थ्योरीज ही क्या बन गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स। यानी बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब है कि इकोनॉमिक थ्योरीज को मैनेजमेंट में लगाना बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये जितने भी फर्म के रिसोर्सेज हैं उनका बेहतर से बेहतर यूज मींस ऑप्टिमाइजेशन, उनका एलोकेशन करना होता है। किस लिए करना होता है, ताकि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिले और हमारे जो टारगेट गोल्स हैं वो अचीव हो सके। सिंपल टर्म्स में कहें तो जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको ये अप्लाई करता है बिजनेस के ऑपरेशनल इश्यूज में और साथ ही साथ उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में, और इस वजह से इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। या यूँ कहें तो इसे एक्चुअली अप्लाइड, या यूँ कहें तो ये एक तरह से अप्लाइड इकोनॉमिक्स होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी आपके अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। किसमें? बिजनेस में। दैट्स वाई बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड या ऑल्सो कॉल्ड एज अ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ओके, और एक बात और कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहा जाता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। ओके, अब बात करते हैं इसके नेचर के बारे में। नेचर के बारे में बात करें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स पहले मानते हैं कि भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स को साइंस कहा गया है या बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर साइंस की तरह है। कैसे? जिस प्रकार से साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी है नॉलेज का, जिसके वजह से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आता है, उसी प्रकार से बिजनेस इकोनॉमिक्स भी क्या करता है, अलग अलग जो डिसीजंस हैं, जैसे कि अलग अलग जो आपके टूल्स ऑफ डिसीजन हैं साइंसेस के, जैसे कि मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमेट्रिक्स है, इकोनॉमिक थ्योरी है, इन सबको क्या करता है, एक साथ लाता है एक एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी पर जाने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए बिजनेस इंटरप्राइज के। और ये फॉलो करता है साइंटिफिक मेथड और इंपेरिकली टेस्ट करता है उस रिजल्ट का वैलिडिटी की, ये रिजल्ट कब तक वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, साइंस ही है या फिर इसका नेचर साइंस की तरह है। दूसरी अगर बात करें तो बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस्ड है। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये लार्जली किस पर बेस्ड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। एक बिजनेस मैनेजर आमतौर पर जो भी पहले से उसने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसके अचीवमेंट पर ध्यान देता है। अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसने जो पहले से ही ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसके अचीवमेंट पर वो पूरी तरीके से ध्यान देता है। किस लिए? जिससे कि लंबे समय तक उस ऑर्गेनाइजेशन या लंबे समय तक वो ऑर्गेनाइजेशन क्या रहे, सरवाइव करता रहे। ठीक है, एंड प्रॉफिटेबल फंक्शनिंग करता रहे। और चूंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स कंसर्न रहता है ज्यादा डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स के साथ इंडिविजुअल के, तो ये क्या करता है, ये रिलाई होता है, हैविली रिलाई होता है किस पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स पर। इनकॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ मैक्रो एनालिसिस, जो भी मैक्रो एनालिसिस के एलिमेंट्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करता है, उनको इंप्लीमेंट करता है।
बिजनेस यूनिट जो है ये वैक्यूम में तो ऑपरेट होता नहीं है भाई, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है इकोनॉमी के, जिसमें कि ऑपरेट करता है। जैसे कि आपका जनरल प्राइस लेवल हो गया, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया इकोनॉमी में, गवर्नमेंट की जो अलग अलग पॉलिसीज हैं उनके संबंध में, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, ये सारी की सारी चीजें इन्वायरमेंट का ही, बिजनेस इन्वायरमेंट का ही हिस्सा हैं। और ये सारे कंपोनेंट्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो एक बिजनेस मैनेजर को क्या करना चाहिए, इनके साथ या इनको लेकर चलना पड़ेगा, और अदर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को भी लेकर चलना पड़ेगा जो कि प्रेजेंट हैं अभी भी, या फिर जो कि अभी भी हैं और फ्यूचर में भी होंगे, जिसके वजह से उसका जो बिजनेस इन्वायरमेंट है क्या हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है। उसके बिजनेस का इन्वायरमेंट क्या हो सकता है, इस वजह से इन्फ्लुएंस हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट रेट है, एक्सचेंज रेट है, इंडस्ट्रीज के प्राइसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वेजेस हुए, इन सारी की सारी चीजों से क्या होगा, कहीं ना कहीं बिजनेस का इन्वायरमेंट अफेक्ट होगा। तो इन सारी चीजों को मैनेजर को लेकर चलना पड़ेगा, इन सारी चीजों पर उसे मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो उसे मैक्रो एनालिसिस के जो एलिमेंट्स हैं उनको लागू करना पड़ेगा। अगली बात करें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट भी है। कैसे, तो इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। जितने भी आप रूल्स एंड प्रिंसिपल्स पढ़ते आ रहे हो, 11th से पढ़े, 12th में पढ़े, तो जितने भी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं, बेसिकली रूल्स एंड प्रिंसिपल ज़्यादा हम लोग 11th के इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, तो इस वजह से क्या होता है, उन्हीं रूल्स और प्रिंसिपल्स को क्या कर दिया जाता है, बेसिक इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर दिया जाता है। तो बेसिक इकोनॉमिक्स क्या बन जाता है, आर्ट बन जाता है, क्योंकि आर्ट का मतलब भी क्या होता है कि जितने भी नॉलेज लिए उसको अप्लाई करना। तो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स का यहाँ पे एप्लीकेशन होता है, दैट्स वाई बेसिक इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट। यूज ऑफ थ्योरी मार्केट एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस, कह रहा है कि बेसिक इकोनॉमिक्स जो है लार्जली किसका यूज करता है, मार्केट की थ्योरीज का, प्राइवेट इंटरप्राइज के थ्योरीज का। ये यूज करता है फर्म की अलग अलग थ्योरीज को, एंड रिसोर्स एलोकेशन करता है प्राइवेट इंटरप्राइज इकोनॉमी के बैकड्रॉप में। मतलब कि जिन जिन प्राइवेट एंटरप्राइज का बैकड्रॉप आया है वहां पे रिसोर्स एलोकेशन करता है। नेचर में या फिर अप्रोच में कैसा होता है, प्रैग्मेटिक होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, पहली बात दिखाई देता नहीं है, और प्योरली थ्योरेटिकल होता है, और ये एनालिसिस करता है क्या, इकोनॉमिक फिनोमिना, अलग अलग जो आपकी इकोनॉमिक फिनोमिना है उनको एनालाइज करता है अनरियलिस्टिक एजम्पशन में। मतलब कि ऐसे एजम्पशन जो कि एक्चुअल में नहीं हो सकते हैं, दैट इज योर अनरियलिस्टिक एजम्पशन। ठीक है, मतलब वो एजम्पशन हो ही नहीं सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते आए हैं, इकोनॉमिक्स में भी देखते आए हैं, मानकर चलना है कि जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं उसमें चेंज नहीं आएगा, टेक्नोलॉजी 10 का 10 बना रहेगा ड्यूरिंग पीपीसी के दौरान। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के दौरान हमने क्या कहा था कि टेक्नोलॉजी 10 का 10 बना रहेगा, सामान्य रहेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि टेक्नोलॉजी हमेशा कांस्टेंट रहे? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल रियल नहीं है, ये अनरियलिस्टिक है। तो वही कह रहा है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एब्स्ट्रैक्ट है और प्योरली थ्योरेटिकल है। ये उन इकोनॉमिक फिनोमिना को क्या करता है, एनालाइज करता है एक ऐसे जंक्शन में जो कि कभी हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है ये भी प्रैग्मेटिक होता है अपने अप्रोच में, क्योंकि ये भी क्या करता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को डील करता है विद द फर्म्स इन फेस इन रियल वर्ल्ड। क्योंकि ये उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को टैकल करता है, फेस करता है, जो कि फर्म्स रियल वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, प्रैग्मेटिक है नेचर में। इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, कह रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये नेचर में इंटरडिसिप्लिनरी है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जो भी अदर डिसिप्लिन्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करता है, उनको लागू करता है, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स इंटरनेशनल होता है ना, इंटर कॉम्पिटिशन, यानी कि बहुत सारे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, मतलब बहुत सारे स्कूल आएंगे और कॉम्पिटिशन करेंगे। तो वैसे है कि अलग अलग इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो डिसिप्लिन है उनको इंटीग्रेट करता है एक तरीके से। जैसे कि मैथमेटिक्स है, ऑपरेशन रिसर्च है, मैनेजमेंट थ्योरी है, अकाउंटिंग है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, स्टैट्स है, इकोनॉमेट्रिक्स है, इन जितने भी डिसिप्लिन्स हैं इनके टूल्स को इनकॉर्पोरेट करता है। गॉट इट? आगे बात करते हैं। नेचर में नॉर्मेटिव होता है। नॉर्मेटिव इन नेचर का मतलब फैक्चुअल होता है। फैक्चुअल मीन्स व्हाट, कि क्या है, क्या होना चाहिए, इस बात पर नहीं डिपेंड करता है। इकोनॉमिक थ्योरी जो है ये इस लाइन से आता है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव या फिर प्योर साइंस एनालाइज करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक मैनर में, बट इट डजंट इन्वॉल्व एनी वैल्यू जजमेंट। लेकिन इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये बताता है व्हाट इज ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स, नॉट व्हाट आउट टू बी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो आपका नेचर में नॉर्मेटिव होने का मतलब क्या है, नेचर में नॉर्मेटिव होने का मतलब है कि क्या होना चाहिए, नहीं क्या है, क्या फैक्ट है, दैट इज योर नॉर्मेटिव इन नेचर।
ठीक है, नेचर में कैसा होता है, नॉर्मेटिव होता है। तो इन अदर वर्ड्स कहें तो ये स्टेट करता है व्हाट इज ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स, नॉट व्हाट आउट टू बी। कैसा होना चाहिए ये नहीं बताता है, बल्कि क्या होना चाहिए ये बताता है। तो नेचर में नॉर्मेटिव होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव क्या होता है। देखिए, पॉजिटिव का मतलब है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मीन्स क्या है। लेकिन इकोनॉमिक्स या बेस इकोनॉमिक्स बोलता है कि क्या होना चाहिए। इसलिए देखते हो कि अलग अलग आपके हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, होता है ना, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो ये जितनी भी चीजें हैं नॉर्मेटिव हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है इस पर फोकस नहीं किया जा रहा है, इस पर फोकस किया जा रहा है कैसा होना चाहिए। स्कोप की बात करते हैं तो पहला इसका स्कोप है डिमांड एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग। इसमें मतलब क्या है, डिमांड एनालिसिस प्रिटेन टू बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट। डिमांड एनालिसिस से क्या पता चलता है कि कंज्यूमर का मार्केट में कैसा बिहेवियर है, क्या चल रहा है बिहेवियर, क्या व्यवहार है कंज्यूमर का मार्केट में। ये अध्ययन करता है कंज्यूमर के पसंदों को, कहने का मतलब कंज्यूमर के क्या प्रेफरेंसेस फिलहाल में चल रहे हैं, और इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, और क्या इफेक्ट हो रहा है उन चेंजेस का डिमांड के डिटरमिनेंट्स में, जैसे कि प्राइस ऑफ कमोडिटी। मतलब कहने का है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी की वजह से लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कंज्यूमर के इनकम की वजह से लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या उनके प्रेफरेंसेस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। रिलेटेड कमोडिटीज के प्राइस में चेंज आने पर लोगों के प्रेफरेंसेस के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस आने पर लोगों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो ये सारी की सारी फैक्टर्स ऑफ चेंजेस जो हैं वो देखते हैं कंज्यूमर के ऊपर, यानी कि एक तरीके से कंज्यूमर के प्रेफरेंस के या कंज्यूमर के जो प्रेफरेंसेस हैं उनके नेचर को ये क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। प्रोडक्शन थ्योरी एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। दूसरी बात, स्कोप का मतलब क्या है, बेसिकली ये समझ जाइए। स्कोप का मतलब है कि भाई इसके थ्रू क्या क्या किया जा सकता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, डिमांड एनालिसिस कर सकते हो, फॉरकास्टिंग कर सकते हो। डिमांड एनालिसिस के थ्रू, सॉरी डिमांड एनालिसिस कर रहे हैं, बेसिक इकोनॉमिक्स के थ्रू आप चाहो तो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस भी कर सकते हो। कह रहा है कि जो प्रोडक्शन थ्योरी है ये एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप किसके बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में। एक बिजनेस इकोनॉमिस्ट को डिसाइड करना पड़ता है कि सबसे ऑप्टिमम साइज क्या है आउटपुट का, मतलब कि आउटपुट का ऑप्टिमम साइज क्या होगा, ठीक है। और ये ऑप्टिमम साइज किसके हिसाब से तय करता है, तो ये ऑप्टिमम साइज जो है आउटपुट का तय करता है फर्म के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। उसे इंश्योर करना पड़ता है कि फर्म किसी भी तरह का ऐसा कॉस्ट नहीं इनकर कर रहा है जिसकी वजह से उसको घाटा हो। प्रोडक्शन एनालिसिस इनेबल करता है फर्म को ये तय करने में कि सबसे अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी क्या होगी, और सिलेक्शन ऑफ लीस्ट कॉस्ट इनपुट मिक्स, और सबसे सस्ते से सस्ता कॉस्ट इनपुट मिक्स रखा जाए जिससे कि एफिशिएंट तरीके से आउटपुट प्रोड्यूस हो। कॉस्ट एनालिसिस इनेबल करता है फर्म को पता लगाने में कि कॉस्ट का क्या बिहेवियर है जब वेरिएबल जैसे कि आउटपुट हुआ, टाइम पीरियड हुआ और प्लांट का साइज चेंज हो रहा है। कहने का मतलब है जब आउटपुट में चेंज आ रहा है, जब टाइम पीरियड में चेंज आ रहा है, जब प्लांट के साइज में चेंज आ रहा है, तब क्या बिहेवियर रह रहा है कॉस्ट का, इसको मदद करता है या इसमें मदद करता है कॉस्ट एनालिसिस। तो ये होता है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस में, कि कॉस्ट एनालिसिस और प्रोडक्शन एनालिसिस में कैसे हेल्प करता है। तो प्रोडक्शन एनालिसिस में कैसे हेल्प करता है, तो भाई ऑप्टिमम साइज तय करता है आउटपुट का किसके हिसाब से, तो फर्म के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। उसे इंश्योर करना पड़ता है कि फर्म किसी भी तरह का अनड्यू कॉस्ट मतलब कि इनकर नहीं कर रहा है। प्रोडक्शन एनालिसिस इनेबल करता है फर्म को तय करने में सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी क्या होगी जिससे कि कम से कम कॉस्ट लगे और बेहतर से बेहतर तरीके से आउटपुट प्रोड्यूस हो सके। और कॉस्ट एनालिसिस मदद करता है कॉस्ट के बिहेवियर को समझने में, जब वेरिएबल जैसे कि आउटपुट हुआ, टाइम पीरियड हुआ और साइज ऑफ प्लांट हुआ ये बदलते हैं। तो गॉट इट। आगे बात करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कह रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है या इन्वेंट्री मैनेजमेंट थ्योरीज जो हैं ये उन रूल्स को प्रिटेन करते हैं दैट फर्म कैन यूज, जो कि फर्म यूज कर सकता है अपने कॉस्ट को कम करने के लिए, जो कि किससे एसोसिएटेड है, जो किससे जुड़ा हुआ है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो स्टॉक्स बच चुके हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वर्क इन प्रोसेस, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। इन्वेंट्री पॉलिसी जो है ये फर्म के प्रॉफिटेबिलिटी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिस्ट कुछ एनालिसिस का यूज करते हैं जैसे कि एबीसी एनालिसिस का, सिंपल सिमुलेशन एक्सरसाइजेस का, मैथमेटिकल मॉडल्स का, किस लिए, तो फर्म का हेल्प करने में, जिससे कि फर्म ऑप्टिमम स्टॉक इन्वेंटरीज का क्या कर सके, मेंटेन कर सके, बेहतर से बेहतर स्टॉक इन्वेंटरीज का क्या कर सके, मेंटेन कर सके। तो इसके लिए अलग अलग एनालिसिस होते हैं जैसे कि एबीसी एनालिसिस हुआ, सिमुलेशन एक्सरसाइजेस हुए, मैथमेटिकल मॉडल्स हुए।
मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर। जो भी एनालिसिस है मार्केट के स्ट्रक्चर का, ये एक इंफॉर्मेशन देता है कि क्या नेचर है और क्या एक्सटेंट है कंपटीशन का जो कि फर्म को फेस करना होगा। यह हेल्प करता है पता लगाने में मार्केट पावर की डिग्री को, मार्केट पावर के पावर को। मतलब इसमें हम लोग एबिलिटी टू डिटरमाइन प्राइसेस, इसमें एक क्षमता हो जाती है प्राइसेस का पता लगाने में, जो कि फर्म कमांड करता है एंड स्ट्रेटजीज लेता है जो कि फॉलो किए जाएंगे किसमें, मार्केट के मैनेजमेंट में अंडर गिवन कॉम्पिटिटिव कंडीशन, जैसे कि प्रोडक्शन डिजाइन हुआ, मार्केटिंग हुआ। प्राइस थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि कैसे प्राइसेस डिटरमाइंड होते हैं अलग अलग मार्केट कंडीशन में, कैसे तय किए जाते हैं, और मदद करता है फर्म का फ्रेम करने में सबसे सुटेबल प्राइस पॉलिसी, कि सबसे बेहतरीन प्राइस पॉलिसी क्या होगा। तो इसमें कौन हेल्प करता है, प्राइस थ्योरी। रिसोर्स एलोकेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये एडवांस टूल्स के हेल्प से, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग हुआ, इसके थ्रू क्या करता है, फर्म को इनेबल करता है सबसे बेस्ट सोर्स पर अराइव होने में, सबसे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन पे अराइव होने में, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज के, मतलब कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज उनके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को करने के लिए फर्म को क्या करता है, इनेबल करता है, किसके थ्रू, रिसोर्स एलोकेशन। तो यानी कि हम लोग बेसिक इकोनॉमिक्स से डिमांड एनालिसिस कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं, मार्केट रिस्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज ले सकते हैं, रिसोर्स का एलोकेशन कर सकते हैं। अगला है थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फॉर मैक्सिमाइजिंग इट प्रॉफिट, मतलब कहने का है कि बिजनेस के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए फर्म को केयरफुली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को एनालाइज करना पड़ता है या इवेलुएट करना पड़ता है, और एक सेंसेबल पॉलिसी लेना पड़ता है कैपिटल के एलोकेशन का। वो थ्योरी जो कि रिलेटेड है कैपिटल से, इन्वेस्टमेंट से, वो प्रोवाइड करता है एक साइंटिफिक क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट के चॉइस का, और असेसमेंट में कैपिटल की एफिशिएंसी का, मतलब कि कैपिटल की एफिशिएंसी के असेसमेंट में। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये एक डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है स्कार्स कैपिटल को एलोकेट करने में, अलग अलग कॉम्पिटिंग यूज के बीच में ऑफ फंड्स। मतलब बेसिक इकोनॉमिक्स जो है एक तरीके से डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है या सपोर्ट करता है जब हम लोग क्या करते हैं, स्कार्स कैपिटल का एलोकेशन करते हैं। प्रॉफिट एनालिसिस कह रहा है कि जो प्रॉफिट है ये अनसर्टेन होता है, क्योंकि जो प्राइसेस हैं, जो मार्केट कंडीशन है कभी भी फिक्स होते नहीं हैं, चेंज होते रहते हैं। प्रॉफिट थ्योरी जो है ये गाइड करता है फर्म को मेजरमेंट में और मैनेजमेंट में प्रॉफिट के अंडर द कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी के कंडीशन के अंडर में। प्रॉफिट एनालिसिस जो है ये इमेंसली यूजफुल होता है फ्यूचर प्रॉफिट प्लानिंग में। ठीक है, जो प्रॉफिट एनालिसिस है ये फ्यूचर प्रॉफिट प्लानिंग में इमेंसली यूजफुल होता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है जब आप फ्यूचर प्रॉफिट प्लानिंग करते हो उस दौरान। अब इसके महत्व के बारे में बात करते हैं, किसके, बिजनेस इकोनॉमिक्स के सिग्निफिकेंस के बारे में। तो पहला दिया है डिसीजन मेकिंग, ये एक क्या देता है, फ्रेमवर्क देता है डिसीजन मेकिंग के लिए। कैसे, तो बिजनेस का हेल्प करके, कॉस्ट को एनालाइज करके, बेनिफिट को एनालाइज करके, रिस्क को एनालाइज करके, ये जितने भी हेल्प्स हैं इन्फॉर्म चॉइसेस को बनाने में, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ क्या कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। रिसोर्स के एलोकेशन में हेल्प करता है। कैसे, तो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये रिसोर्स के एफिशिएंट एलोकेशन में मदद करता है, मैक्सिमाइजिंग, और इसे क्या करता है, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और जितने भी वेस्टेज हैं उनको कम करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हेल्प करता है। मार्केट कंडीशन, डिमांड, कॉस्ट स्ट्रक्चर, इनको एग्जामिन करके बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रेटजीज में, वो स्ट्रेटजीज जो कि क्या करेंगी, एक्सपेंसेस को कम करेंगी और रेवेन्यू को एनहांस करेंगी, बढ़ाएंगी। अल्टीमेटली इसका एम क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। रिस्क मैनेजमेंट, इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझने से क्या हेल्प होता है बिजनेस का, कि बिजनेस जो है वो रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है और एंटिसिपेट कर सकता है, और जो भी चेंजेस आ रहे हैं मार्केट के एनवायरमेंट में उस पर या उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर सकता है, एडाप्ट कर सकता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये एक इंसाइट प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग का, जो कि बिजनेस को इनेबल करता है कि वो अपने गोल्स के हिसाब से रहें विद इकोनॉमिक ट्रेंड एंड इंडस्ट्री डायनामिक्स। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये इंस्ट्रूमेंटल होता है, कब, जब ये बिजनेस पॉलिसीज को, इफेक्टिव बिजनेस पॉलिसीज क्या करता है, डेवलप करता है, और जब रेगुलेटरी चेंजेस के हिसाब से अपने आप को एडाप्ट करता है और इकोनॉमिक शिफ्ट को रिस्पॉन्ड करता है, जो कि बिजनेस या फिर इंडस्ट्री को क्या कर रहे हैं, इंपैक्ट कर रहे हैं। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, वो फर्म्स जो कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं स्ट्रेटेजिकली,
ये क्या कर सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एज को गेन कर सकते हैं। कैसे, तो रिस्पॉन्डिंग एडाप्टिवली टू मार्केट फ्लक्चुएशन। कैसे, तो जो भी मार्केट फ्लक्चुएशन आ रहे हैं उसको एडाप्टिवली क्या करके, रिस्पॉन्ड करके, और इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज को रिस्पॉन्ड करके, जो भी आपके सामने मौके आ रहे हैं उस पर फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके मार्केट डायनेमिक्स में हेल्प करता है। ये हेल्प करता है बिजनेस को कॉम्प्रिहेंड करने में उन फोर्सेस को जो कि मार्केट को क्या दे रहे हैं, ढांचा दे रहे हैं, और फैसिलिटेट करता है ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स के आइडेंटिफिकेशन को, मतलब कि इसमें ग्रोथ है या नहीं है, इसमें भी हेल्प करता है। कस्टमर के नीड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कौन, बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिस्ट्स जो होते हैं इनका क्या रोल होता है। जो बिजनेस इकोनॉमिस्ट होते हैं इनका रोल क्या होता है, पहला होता है एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग करता है। जो बिजनेस इकोनॉमिस्ट है ये इकोनॉमिक डाटा को एनालाइज करता है, ट्रेंड्स को एनालाइज करता है, जिससे कि ये इनसाइट्स प्रोवाइड कर सके फ्यूचर बिजनेस इन्वायरमेंट में। ये मार्केट के कंडीशन को फॉरकास्ट करता है, पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेता है, पहले से ही नहीं, फॉरकास्ट इट मींस कि पहले से ही होगा, आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल रिस्क को और गाइडेंस ऑफर करता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। डिसीजन सपोर्ट, ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में। कैसे, तो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस को इवेल्युएट करके ऑफ वेरियस ऑप्शन। ये इंक्लूड करता है एसेसिंग कॉस्ट बेनिफिट रिस्क टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मेक इन्फॉर्म डिसीजन। मार्केट रिसर्च करता है, बिजनेस इकोनॉमिस्ट जो है ये मार्केट रिसर्च कंडक्ट कराता है समझने के लिए कि क्या कंज्यूमर का बिहेवियर है, क्या डिमांड का पैटर्न है, और क्या कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप्स हैं। ये इंफॉर्मेशन हेल्प करते हैं बिजनेस को उनके प्रोडक्ट्स को पोजीशन करने में या सर्विसेज को पोजीशन करने में इफेक्टिवली, टाइमली। ठीक है, पॉलिसी डेवलपमेंट, ये कंट्रीब्यूट करता है पॉलिसीज के फॉर्मुलेशन में। कैसे, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हैं प्रपोज्ड स्ट्रेटजीज का, उनको एसेस करके। इसमें इन्वॉल्व होता है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को कंसीडर करना, गवर्नमेंट पॉलिसीज को कंसीडर करना, रिसोर्स एलोकेशन। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स को एफिशिएंटली एलोकेट करने में, मतलब कि विद इन लेस कॉस्ट। इसमें इंक्लूड होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किसका, लेबर का, कैपिटल का, टेक्नोलॉजी का, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, कंपटीशन बढ़े। रिस्क मैनेजमेंट, ये क्रूशियल रोल प्ले करता है पता लगाने में, आइडेंटिफाई करने में और मैनेज करने में रिस्क, वो रिस्क जो कि जुड़े होते हैं इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन के साथ, मार्केट चेंजेस के साथ और एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ। इसमें इन्वॉल्व होता है अलग अलग स्ट्रेटेजीज को डेवलप करना, जिससे कि जो पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो कम हो सकें। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कंट्रीब्यूट करता है, बिजनेस गोल को इकोनॉमिक ट्रेंड्स के हिसाब से अलाइन करके। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढालने में और पोजीशन करने में फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए। पॉलिसी एडवोकेसी, कुछ केसेस में जो बिजनेस इकोनॉमिस्ट है ये एंगेज होते हैं पॉलिसीज को एडवोकेट करने में, वो पॉलिसीज जो कि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कर रहे हैं। एडवोकेट करने का मतलब उसका सपोर्ट करते हैं, जैसे कि पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसी, उन डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना जो डिस्कशंस ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड है, जो डिस्कशन टैक्सेशन से रिलेटेड है, इंडस्ट्री के रेगुलेशन से रिलेटेड है। कम्युनिकेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये ऑफन कम्युनिकेट करता है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और एनालिसिस नॉन एक्सपर्ट को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी होता है सुनिश्चित करने के लिए कि जो डिसीजन मेकर्स हैं वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को और एक्ट कर रहे हैं किसके अपॉन, इकोनॉमिक जो इंसाइट्स हैं उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये कैसे इंश्योर होता है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन से। और ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन करता है, बिजनेस इकोनॉमिस्ट। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, या यूं कहें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला डिफरेंस है मीनिंग को लेकर। जो इकोनॉमिक्स है इसमें इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को फ्रेम किया जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लेकिन जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है जिसको मैंने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स लिखा है, इसमें इन्वॉल्व होता है एप्लीकेशन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कैरेक्टर की बात करें तो आपका जो इकोनॉमिक्स है ये माइक्रो इकोनॉमिक भी हो सकता है और मैक्रो भी हो सकता है, लेकिन मैनेजरियल या फिर जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है हमेशा क्या होता है, नेचर में माइक्रो होता है। मेन टास्क क्या होता है, तो जो इकोनॉमिक्स है इसमें जो फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स होता है इंडिविजुअल का और साथ ही साथ एंटिटीज का, ये इसका मेन टास्क होता है। लेकिन जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है इसका जो मेन टास्क होता है
वो क्या होता है, बेहतर तरीके से डिसीजन लेना। नेचर की बात करें तो इकोनॉमिक्स आपका क्या होता है, नॉर्मेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, लेकिन जो आपका बेस इकोनॉमिक्स है वो हमेशा क्या होता है, नॉर्मेटिव होता है। स्कोप की बात करें तो वाइडर स्कोप होता है इकोनॉमिक्स का और नैरो स्कोप होता है, वाइडर स्कोप होता है इकोनॉमिक्स का, और जो नैरोअर स्कोप होता है कंपेयर टू स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स वो किसका होता है, बेस इकोनॉमिक्स का। ब्रांचेस की बात करें तो इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस हैं बेस इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये क्या होता है, एक तरह से अप्लाइड इकोनॉमिक्स होता है, अप्लाइड ब्रांच होता है किसका, इकोनॉमिक्स का। कंसर्न की बात करें तो इकोनॉमिक्स जो है ये कंसर्न होता है सारे थ्योरीज के साथ जो कि प्रोडक्शन कंजप्शन से शुरू होकर इंक्लूड कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन को, और ये कंसर्न होता है जो बेसिक इकोनॉमिक्स है, कंसर्न होता है केवल और केवल प्रॉफिट थ्योरी से और इग्नोर करता है जितने भी अदर थ्योरीज हैं। मतलब कि बेसिक इकोनॉमिक्स में केवल और केवल क्या आता है, प्रॉफिट थ्योरी। एनालिसिस की बात करें तो जो आपका इकोनॉमिक्स है इसमें मैक्रो लेवल का एनालिसिस होता है, मैक्रो लेवल इश्यूज का एनालिसिस होता है, जैसे कि ग्रोथ हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ। लेकिन जो आपका बेस इकोनॉमिक्स है इसमें एनालिसिस होता है माइक्रो लेवल के इश्यूज का, ठीक है, जैसे कि डिमांड है, सप्लाई है, प्रॉफिट है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसका कंसंट्रेशन किस पर होता है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर होता है, किसी भी बिजनेस के प्रॉब्लम का। लेकिन जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये कंसंट्रेट करता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे भी और नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे भी। एजम्पशंस की वैलिडिटी की बात करें तो जो इकोनॉमिक्स जो है ये कुछ एजम्पशन पर बेस्ड होता है, बट लेकिन आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है इसके जो कुछ एजम्पशंस हैं वो इनवैलिड हो जाते हैं जब इसको अप्लाई किया जाता है, उनका कोई मतलब नहीं होता है जब इसको अप्लाई किया जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो अप्लाई करना होता नहीं है तो एजम्पशन कुछ भी मान लो, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स में चीज़ों को अप्लाई करना पड़ता है तो एजम्पशंस कुछ क्या हो जाते हैं, आपके इनवैलिड हो जाते हैं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स का अदर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज के साथ। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स, देखिए जो स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं ये बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज किया जाता है डाटा को एनालाइज करने में, प्रोसेस करने में, कलेक्ट करने में। टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ इकोनॉमिक लॉज, साथ ही साथ ये हेल्प करता है इकोनॉमिक लॉज की वैलिडिटी को टेस्ट करने में रियल इकोनॉमिक फिनोमिनन के साथ उनको अप्लाई होने से पहले टू बिजनेस एनालिसिस। प्रोबेबल इकोनॉमिक इवेंट्स आर बेसिस ऑफ गुड बिजनेस डिसीजन, कह रहा है कि अगर बेहतर या प्रोबेबल इकोनॉमिक इवेंट जो है ये बेसिस होता है एक बेहतर बिजनेस डिसीजन का। बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, जो मेन चैलेंज है बिजनेसमैन के लिए वो क्या होता है कि कैसे कम से कम कॉस्ट लगाया जाए और कैसे अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाया जाए, और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अलग अलग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और टेक्निक्स का क्या किया जाता है, वाइडली यूज किया जाता है इकोनॉमिक लॉजिक में, ठीक है, या इकोनॉमिक बिजनेस इकोनॉमिक्स में। तो ये पहला हो गया रिलेशन इसका किसके साथ, स्टैट्स के साथ, दूसरा हो गया मैथमेटिक्स के साथ। अब बात करते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग के साथ इसका रिलेशन। ध्यान दीजिएगा इसका अकाउंटिंग के साथ अगर रिलेशन की बात करें तो अलग अलग डाटा की जरूरत पड़ती है हमें, या फिर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है इसको अलग अलग डाटा की जरूरत पड़ती है डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए। अकाउंटिंग डिटेल्स इंक्लूड रहता है डाटा में। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होता है फर्म का वो क्या देता है, एक डिटेल देता है कि परफॉर्मेंस क्या है फर्म का, और ये गाइड करता है मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट को कि वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या करे, प्रिपेयर करे, चाहे वो वेदर इट शुड इम्प्रूव और क्लोज डाउन, कि क्या उसे इम्प्रूव होना चाहिए या फिर बंद हो जाना चाहिए। तो ये किसके हेल्प से होगा, तो भाई आपके अकाउंटिंग के हेल्प से। बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च कह रहा है कि मॉडल्स एंड टूल्स जो होते हैं ऑपरेशन रिसर्च के या फिर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ऑपरेशन रिसर्च एक सब्जेक्ट, ऑपरेशन रिसर्च एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें कि बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, मॉडल्स होते हैं और एनालिटिकल टूल्स होते हैं जो कि डेवलप्ड होते हैं किसके बेसिस पर, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के बेसिस पर। किस लिए, तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऑफ प्लानिंग एंड एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज प्राइमरली इन डिफेंस इंडस्ट्रीज। तो ये बेसिक इकोनॉमिक्स और ऑपरेशन रिसर्च का हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कोई भी फ्यूचर में जो डिसीजन है आप प्रेजेंट में ही फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हो। बेसिक इकोनॉमिक्स एंड थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग कह रहा है कि जो डिसीजन थ्योरी है हैज बीन डेवलप टू, इसे डेवलप किया गया है किस लिए, कुछ प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए, या फिर कुछ प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस के साथ डील करने के लिए अंडर अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं के अंतर्गत, जहां की एप्लीकेबिलिटी फिगर्स का रिक्वायर्ड होता है यूटिलिटी के लिए, यूटिलिटी कैलकुलस के लिए आर नॉट अवेलेबल। इकोनॉमिक थ्योरी बेस्ड होता है किस एजम्पशन पे, सिंगल गोल के एजम्पशन पे, एजम्पशन ऑफ अ सिंगल गोल। जबकि डिसीजन थ्योरी जो है ये न्यू ग्राउंड को तोड़ता है, कैसे,
तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ गोल मतलब बहुत सारे गोल्स बना देता है एंड प्रिजर्वेनेस कर देता है अनसर्टेनिटी का रियल वर्ल्ड ऑफ मैनेजमेंट में। तो इस तरीके से थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग और बिजनेस इकोनॉमिक्स रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। अगला है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये एक इकोनॉमिक्स है, नाम से पता चल रहा है भाई कि इकोनॉमिक्स है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये एक इकोनॉमिक्स है जो कि अप्लाई होता है डिसीजन मेकिंग में। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हैज बीन स्टडीज एज स्पेशल ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये एक इकोनॉमिक्स का स्पेशल ब्रांच है जो कि किसके बीच का गैप ब्रिज करता है, तो प्योर इकोनॉमिक थ्योरी और मैनेजरियल प्रैक्टिस, मतलब कि थ्योरी और प्रैक्टिस इन दोनों के बीच का एक गैप ब्रिज करता है। इकोनॉमिक्स के दो मेन ब्रांचेस होते हैं, माइक्रो मैक्रो। तो इस तरीके से बिजनेस इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड होता है। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया, रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। और इस तरीके से आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट एक ही वीडियो में कंप्लीट होता है। क्या इतना पढ़ लेंगे तो हमारा काम जो है सेमेस्टर एग्जामिनेशन का बीएचयू के हो जाएगा? बिल्कुल, एनी हाउ किसी भी तरीके से हो जाएगा। ओके, सो ये फर्स्ट यूनिट आपका कंप्लीट होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस यूनिट। अगर किसी भी तरह की क्वेरीज क्वेश्चंस रहते हैं रिगार्डिंग दिस यूनिट, यू मे आस्क इट ऑन माय व्हाट्सएप थ्रू डीएम एंड यू मे आस्क इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। वहां से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड डोंट प्लीज 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 लास्ट में रिक्वेस्ट है कि इतने एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको यूजफुल लग रहे हैं, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। सो टिल देन स्टे ट्यून विद फ्यूचर सर्व गेट्स नॉलेज वाइडर। एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्व टीम की तरफ से धन्यवाद।